हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम ये जानेंगे कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है, स्ट्रैटेजी वीडियो है। जल्दी से इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं जब भी आप पढ़ने बैठें, और किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो वो आपको कैसे मदद करती है अपनी एफिशिएंसी और रिटेंशन पावर को इंक्रीज करने में। तो फटाफट से जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटे, आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपको अपने गोल्स बहुत ही क्लियरली डिफाइन करने हैं। आपको ये ज़रूर डिफाइन करना है कि आप कितने सेशंस में किस टॉपिक को कवर करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आप चाहते हो उस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जो उस एक चैप्टर को रिवाइज करना। तो उस चैप्टर को आप ब्रेक डाउन करें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे टॉपिक्स में, और हर टॉपिक को क्लियरली डिफाइन करें कि कितना आपने उसको टाइम देना है। जब भी आप अपने स्टडी सेशंस को प्लान करते हैं तो स्पेसिफिकली आपको लिखना है कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन आपको कितने सवाल कवर करने हैं, आज के दिन आपको कितने टॉपिक्स को कवर करके रिवाइज करना है, ये क्लियरली आपको पहले डिफाइन करना चाहिए। अब ये जो डेफिनेशन है ना, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना, ये पर्सन स्पेसिफिक है। आप अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, आप अपनी जो पढ़ने की क्षमता है उसके हिसाब से ही अपने गोल को सेट करें। और हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि गोल को सेट करते समय आप किसी पीस ऑफ पेपर पर लिखें। आप मन में भी गोल को डिफाइन कर सकते हैं। बस कहने का मतलब ये है कि पढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप कितने टाइम में कितने टॉपिक्स को कवर करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे हमेशा उस गोल को अचीव करने की, उस टारगेट को जो आपने सेट किया है उसको उसी पैरामीटर के हिसाब से मीट करने की, ये आपकी रिक्वायरमेंट बननी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। आप हमेशा ये फील करेंगे कि ठीक है यार, मैं जब भी कोई चीज़ को अचीव करने की कोशिश करता हूँ वो मेरे से अचीव हो रही है। तो ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी डेवलप करेगा और ये खुद ही आपको मोटिवेट करेगा और बाकी के टॉपिक्स को भी कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें अपने गोल को डिफाइन करना है। उसके बाद आप अपना प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएं। स्टडी प्लान का मतलब है आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है और कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। उस हिसाब से आप अपने टाइम की एलोकेशन करेंगे। और टाइम की एलोकेशन बहुत सिंपल तरीके से करनी है कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, सबसे पहले उसको टाइम डिवोट करते हैं। हम बच्चे या हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो चीज़ हमें ईजी लगती है ना, जो सिंपल होती है, हम सोचते हैं यार पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। बेटे, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ तुझे आज सिंपल लग रही है ना, वो तुझे कल भी सिंपल लगेगी और वो तुझे पेपर के टाइम पर भी सिंपल लगेगी। जो इजी टॉपिक्स होते हैं, अगर एक ही बार में पढ़ के आपको समझ आ चुके हैं तो उसको बार बार पढ़ के उस पर टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। जो चीज़ तुमने आज छोड़ दी है बिकॉज वो टफ है, बाद में कर लेंगे, वो तुम कल भी छोड़ दोगे और वो तुम एग्जाम में भी छोड़ के चले जाओगे। तो हमेशा क्या करो, रिवर्स। जो टफ लगता है, जो आज तक ट्राई नहीं किया है, जो तुमने अभी तक रिवाइज नहीं किया है, जो मुश्किल है, पहले उसको टाइम डिवोट करो और बाद में इजी चीज़ों पर आना। ठीक है ना। एंड ये जो आपने टाइम डिवोट किया होगा, प्रॉपर प्लान बनाया होगा कि अकाउंट्स में इतने सारे टॉपिक्स मुझे करने हैं, इकोनॉमिक्स में इतने सारे टॉपिक्स मुझे करने हैं, मैथमेटिक्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक हैं, और सिमिलरली लॉ में भी इतने सारे लॉज हैं, अलग अलग लॉज, उनके अंदर अलग अलग सेक्शंस, टॉपिक्स हैं। तो आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है। इसमें एक दिन लग सकता है आपका, अगर आप प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओगे तो एक दिन आपका लग सकता है ये डिफाइन करने में कि आज चलो अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर का जो हमारे पास महीना पड़ा है उसमें अगर मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो किस तरह से मैं अपना ये स्टडी प्लान बनाऊं। तो आज ही बना लेना फटाफट से स्टडी प्लान अगले 2 महीनों का। किसी पर्सन के या मेरे से या किसी बच्चे के प्लान को कॉपी नहीं करना है आपको। आपका प्लान
पर्सन स्पेसिफिक है। आप अपने लिए बेहतर तरीके से प्लान बना सकते हैं, बजाय कि मेरा प्लान कॉपी करें या किसी और बच्चे का प्लान कॉपी करें। आप खुद बनाएंगे, ठीक है ना। और यह कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको, बैकलॉग नहीं आने देना है। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर बैकलॉग आ गया, बैकलॉग आ गया, क्या करें? बेटे बैकलॉग तेरे कारण ही तो आया है, मेरे कारण तो नहीं आया है। बैकलॉग तो तेरे कारण आया है। वो आया क्यों है? क्योंकि तुम लेथार्जिक हो, तुम बाकी चीजों को अहमियत ज्यादा दे देते हो, है ना। घूमने जाना है तो पहले घूमने चले जाएंगे, बाद में आके पढ़ लेंगे। बर्थडे पार्टी मनानी है तो पहले बर्थडे पार्टी मना लेंगे, है ना। बेबी का बर्थडे आया है तो पहले बर्थडे पार्टी मनाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जो प्लान एक बार बना दिया फिर आप अपनी भी नहीं सुनोगे, ठीक है ना। एक बार जो कमिटमेंट कर दोगे प्लान बनाने की, फिर आप अपनी भी नहीं सुनोगे, प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आता है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, टेबल चेयर के ऊपर बैठते हैं, तो होता क्या है कि हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, मान लो अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया। आधी किताबें अकाउंट्स की टेबल पर हैं, आधी बैग के अंदर हैं, आधे नोट्स ड्रॉर के अंदर पड़े हैं, आधे दोस्त के घर पे पड़े हैं, है ना। ऐसे ही होता है। ये गलत तरीका है। दिस इज अ बैड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपको अपना सारा स्टडी मटेरियल, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी स्टडी मटेरियल है, वो एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखना है, और वो जगह है आपका स्टडी टेबल, ठीक है ना। स्टडी टेबल का मतलब है जहां पर भी आप पढ़ते हो वहीं पर आपके पास सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लो आप हमारे से पढ़ ही रहे हो ना, पीडब्ल्यू से, तो जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं, अगर वो नोट्स आपके ऐप के अंदर हैं, बेटे उसको डाउनलोड कर लो, कोशिश करो उसको प्रिंट करवा लो, है ना। और अपने पास स्टडी टेबल पर उसको बाइंड करवाकर एक कॉपी की बुक की फॉर्मेट में रख लो। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आया है आपके पास, आप स्टडी मटेरियल भी अपने टेबल पर ही रखो। तो जब भी पढ़ने बैठो तो आपके पास सारी सामग्री अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते समय याद आया, ओहो यार ये टॉपिक तो उस किताब में रह गया, वो किताब तो दोस्त लेके चला गया। ये गलत तरीका है, ये नहीं करना है, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा फालतू में और कुछ नहीं होगा। तो अपना सारा स्टडी मटेरियल, सारी बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह ऑर्गेनाइज्ड और हैंडी रखो, अवेलेबल रखो जब आप पढ़ने बैठते हो। इसके बाद सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है एनवायरनमेंट कैसा है पढ़ने का। अब ये ना पर्सन स्पेसिफिक अगेन है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सभी के घर में एक स्टडी टेबल होगा, बच्चे के लिए अलग से रूम होगा। ये तो हर व्यक्ति की अपनी घर घर की कहानी है। आपको अपने ही घर के अंदर, अपने ही प्लेस पर एक सही जगह ढूंढनी पड़ती है, जो जगह आपके लिए कंफर्टेबल हो, शांत हो, जो आपको पॉजिटिव वाइब देती है, जो आपको अच्छा महसूस करवाती है जब आप पढ़ने बैठते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं जब पढ़ता था ना, तो अक्सर मैं घर के अंदर नहीं पढ़ता था, घर के अंदर नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता था, मेरे घर के अंदर, मेरे घर में एक गार्डन हुआ करता था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं सीए कर रहा था, पढ़ता था, 11वीं 12वीं बीकॉम वगैरह सब कुछ किया है। तो उस मेरे घर के पास अंदर ही एक गार्डन हुआ करता था। उस गार्डन के अंदर एक पेड़ लगा होता था, और उस पेड़ की छाया में मेरे को बहुत सुकून मिलता था पढ़ते समय, बहुत इंजॉय करता था मैं। तो सुबह से लेके शाम तक मैं उसी जगह पर अपना टेबल चेयर लगा के पढ़ता था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बिकॉज दैट वॉज अ प्लेस जो मुझे बहुत सुकून देती थी, बहुत अच्छा महसूस करता था मैं वहाँ पर बैठ के। तो मैंने पूरी पढ़ाई वैसे ही की है। तो आप भी अपने जगह पर, अपने घर पर, है ना, एक एरिया ऐसा ढूंढ सकते हैं जो बहुत कंफर्टेबल है, शांत है, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होगी, जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो एनवायरनमेंट चूज करें जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है लर्निंग टेक्निक्स। अब लर्निंग टेक्निक्स के अंदर आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप जब अपने स्टडी मटेरियल को बनाना शुरू करोगे ना, तो उसको समराइज करना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ की बात बता रहा हूँ, अकाउंट्स में भी समराइज कर सकते हो, पर लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाकर इनकम टैक्स पढ़ोगे आप, ऑडिट पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे, है ना। तो उनकी बात बता रहा हूँ कि जब आप लॉ पढ़ते हो, लीगल चीज़ों को पढ़ते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत इफ्स एंड बट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब इतनी बड़ी किताब को पढ़ने में आपको लगे 4 महीने,
है ना, आपको टीचर ने पढ़ाया, एक एक करके डिटेल में पढ़ाया, आपको लग गए 4 महीने। 4 महीनों में आपने एक बार में सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब आपको जब रिवीजन करनी है तो आपको फिर से 4 महीने बेटे थोड़ी लगाने हैं। आपको तो वही कोशिश करनी है कि उसी 4 महीने को आप आधे या उससे भी कम टाइम में कंप्लीट कर सको। वो कैसे पॉसिबल है? जब आप उसी सारे स्टडी मटेरियल को अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करोगे, समराइज करोगे, आप अपने तरीके के क्वेश्चंस बनाओगे, आप अपने आप से ही सवाल करके उसके जवाब ढूंढोगे, अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करो कि अगर मैं खुद को ही पढ़ाऊं तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने पढ़ते समय, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा ही आप चीज़ों को और क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, समराइज कर सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अपने आप को पढ़ाना, किसी दोस्त को पढ़ाना, है ना, किसी और बच्चे के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, उससे और क्लैरिटी मिलती है। फिर माइंड मैपिंग की टेक्निक्स होती हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, है ना। आप स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी ही फॉलो कर लेनी है, आपको जो अच्छी लगती हैं, जिससे आपको फायदा होगा, वो टेक्निक आप यहां पर जरूर अपना सकते हो। ठीक है ना। देन एक और चीज है, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होती है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी 30 मिनट पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक नहीं ली है, मैंने नहीं ली जिंदगी में। मैं तो एक ही बारी में 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी पढ़ लिया करता था, बट वो जमाना बेटे अलग था, डिस्ट्रैक्शंस कम थी, है ना, डिस्ट्रैक्शंस कम थी। पर आज की अगर बात करें तो आज ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने 30 मिनट की फोकस्ड डेडिकेटेड पढ़ाई कर ली है, फुल डेडिकेशन के साथ, अगर आपने 30 मिनट भी, आधा घंटा भी, 45 मिनट पढ़ लिया है, तो उठकर एक बार अपने टेबल से उठकर चाहे वॉक कर लो, है ना, चाहे कोई गाना सुन लो, चाहे किसी दोस्त से, मम्मी पापा से बात कर लो, लेकिन कोशिश करो एक 5 मिनट की छोटी सी एक ब्रेक ले लो। और इस ब्रेक का मकसद आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को वापस से रिवाइटलाइज करने का है। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट की ब्रेक लेने का मतलब आप आधा घंटा घूमने चले गए, है ना, फ्लो में बह गए आप, ऐसा नहीं। तो जितना आपने पढ़ा, अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया, समझ लिया, आधा घंटा 45 मिनट लगा के आपको सब कुछ समझ आ गया है, तो आप अपने आप को गिफ्ट दो 5 मिनट का, अपने आप को गिफ्ट दो 5 मिनट का, और एक छोटी सी ब्रेक लेकर फिर से वापस रिवाइटलाइज होके, रिफ्रेश होके, वापस पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। अब ये 30 मिनट को बेटे आप 1 घंटा भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आप उसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मुझे नहीं लगता कि 30 मिनट में मैथ्स करने के बाद आप थक जाओगे। आप शायद मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 2-2 घंटे भी पढ़ लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार जब आप लॉ पढ़ते हो, एक प्रोविजन को अपने मन में याद करते हो, एक सेक्शन को याद करते हो, उसकी एप्लीकेशन को समझते हो, है ना, लॉ की बात कर रहा हूँ, तो शायद कई बार क्या होता है कि आधा 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार चीज़ें रिटेन नहीं हो पा रही हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है चीज़। तो वहाँ पर आप एक ब्रेक ले सकते हो, वहाँ पर ब्रेक बनता है, वापस शुरू करो रिफ्रेश एनर्जी के साथ, फिर अगले सेक्शन को पढ़ो, फिर अगले टॉपिक को पढ़ो, फिर अगले एक्ट को पढ़ो। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना बर्नआउट भी प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को रिवाइटलाइज करके फिर से रिफ्रेश होकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आज के युग में आधुनिक काल चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं। तो जब भी पढ़ने बैठो अपना फ़ोन स्विच ऑफ, अपना इंटरनेट ऑफ, कोशिश करो अगर फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करना तो एयरप्लेन मोड पे डाल दो, सिंपल। नोटिफिकेशन आएगी ही नहीं, जब नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी, ट्रिन ट्रिन ही नहीं होगी, है ना, दोस्त की कॉल नहीं आएगी, बेबी की कॉल नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, अपनी मस्त होकर पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। फ़ोन से कभी भी टाइम मत देखो, हमेशा कोशिश करो एक छोटी सी 100 रुपये की वॉच आती है, क्लॉक आती है, या कोई वॉच पहनी होगी, वो रखो अपने पास। फ़ोन से कभी भी टाइम मत देखो, कोशिश ये करना कभी भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं लेके आना अपनी पढ़ाई के बीच में। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है प्रैक्टिस योर सेल्फ केयर। प्रैक्टिस सेल्फ केयर का मतलब क्या है कि आप अपने आप को
पूरा वक्त दो। आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद लो बेटे। मैं हमेशा बोलता हूँ 8 घंटे की तो नींद लेनी ही लेनी है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया की इधर से उधर हो जाए, युद्ध हो जाए, वॉर हो जाए, जंगें हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 8 घंटे सोएंगे तो सोएंगे, सोएंगे ही। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी ही लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। खाना बढ़िया से बढ़िया खाना है। बढ़िया से बढ़िया का मतलब क्या है? स्वच्छ, साफ सुथरा, घर का बना खाना का उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का मतलब आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। आपने रनिंग करनी है, आपने जॉगिंग करनी है, आपने साइकिलिंग करनी है, आपने स्किपिंग करनी है, आपने जिमिंग करना है, आपने जो मर्जी करना है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी बॉडी को फिट रखता है, आपके माइंड को रिफ्रेश रखता है, वो करो। पानी खूब पियो, खूब पानी पियो, और कोशिश करो जब भी पढ़ने बैठो तो एक बोतल पानी की, एक बोतल पानी की ज़रूर अपने साथ रखो पढ़ाई के वक्त, ताकि आपको उठना ना पड़े। क्योंकि जैसे ही आप चेयर से उठेंगे, आपने जो अभी तक 15-20 मिनट की पढ़ाई करी होगी उस पर ब्रेक लग जाएगा, आपको फिर से बैठकर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बार बार स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट ना करना पड़े, बैठते सारी ही आप अपने पास वाटर बॉटल ज़रूर रखो। अपनी बॉडी को हेल्दी मेंटेन करो, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश्ड हो, प्रोडक्टिव हो, और हमेशा तैयार हो, पढ़ाई के मोड में हो। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी। आपको कुछ ना कुछ इस स्ट्रैटेजी से अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का कुछ ना कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पता चल गया होगा। कोशिश करी थी मैंने यहाँ पर आप सभी की पढ़ाई के टाइम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और आपको जो अच्छा लगता है इनके अंदर से आप वो अपनाएं, और हमेशा अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये छोटा सा प्रयास था मेरी तरफ से। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर से आप सभी से मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड